जब भी हम लोग पोजिंग करना शुरू करते हैं तो फिर आप नोटिस करोगे कि कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो अगर थोड़े ज्यादा सुपीरियर होंगे तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है हमारी फ्रेम के ऊपर। इसमें से एक तो है लैट्स, बाइसेप्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स। ये सारे मसल्स ऐसा है कि अगर तुम्हारी फ्रेम के ऊपर ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा ही लगेगा। एंड हाँ, उसके अंदर हम लोग ट्राइसेप्स को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो आर्म्स होते हैं उसके अंदर ट्राइसेप थोड़ा बड़ा मसल होता है बाइसेप्स के कंपैरिजन। इसलिए अगर आप ट्राइसेप्स के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस करोगे तो फिर आपके जो आर्म्स होंगे वो ज्यादा बड़े एंड थोड़े ज्यादा ह्यूज दिखेंगे। आज हम मेरा पुश वर्कआउट डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले तो मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस करने वाला हूं, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके मुझे पर्सनली बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरी जो अपर चेस्ट है वो बहुत वीक है। एंड जनरली कई सारे लोगों की अपर चेस्ट वीक ही होती है, बिकॉज वो थोड़ा छोटा मसल होता है एंड उसको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे कई साल हो चुके हैं फिटनेस की ट्रेनिंग में, लेकिन अब जाकर मैं अपनी अपर चेस्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं एंड एक्सरसाइज के अंदर भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी टेक्निक को सुधार रहा हूं, ताकि मैं अपनी अपर चेस्ट को ज्यादा अच्छे से टारगेट कर सकूं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अपनी अपर चेस्ट को अच्छे से ट्रेन करना नहीं आता है। हाँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं एंड तुम्हें भी करना होगा अगर तुम्हारी अपर चेस्ट बेकार की है तो। सबसे पहली चीज, मुझे अपने पैरों को इतना फ्लेयर आउट रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैंने थोड़े ज्यादा स्ट्रेट रखे होते तो फिर बैलेंसिंग में ज्यादा मुझे मदद मिल पाती। दूसरी चीज, मुझे अपने आर्म्स थोड़े ज्यादा टक्ड इन करने होंगे एंड ये जो एक आर्क बना रहा हूं मैं, इस चीज को मुझे बंद करना होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये बिकॉज मेरा टॉप सेट था जिसके अंदर मैंने थोड़े हैवी डंबल्स यूज किए हैं जो मैं इतनी आसानी से उठा नहीं पा रहा था, इसलिए फिर मैं अपनी पूरी बॉडी का यूज कर रहा हूं। ये जो ह्यूमन बॉडी का फंक्शन है ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। जब भी तुम हद से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा अगर वेट उठाते हो तो फिर तुम्हारी पूरी बॉडी उस वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाने की कोशिश करने लगेगी। जो चीज सुनने में अच्छी लगती है कि भाई अगर एक चीज को उठानी है तो फिर तुम्हारी बॉडी ऑल आउट जाएगी एंड उस चीज को अकम्प्लिश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सुनने में तो ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन दिक्कत ये है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये चीज, ये रूल उतना कुछ खास अप्लाई नहीं कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहां पर मैं अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें अगर मैं इस तरह से आर्क करूंगा, अपनी चेस्ट के अंदर जरूरत से ज्यादा हवा फुलाऊंगा एंड जो मेरी लोअर बैक है उसके अंदर आर्च करूंगा, तो फिर मैं अपनी अपर चेस्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं अपनी पूरी चेस्ट को टारगेट कर रहा हूं। मिडल चेस्ट एंड मेरी लोअर चेस्ट भी एंगेज हो रही है। अगर मुझे इन दोनों ही चेस्ट को, मिडल एंड लोअर चेस्ट को अगर एलिमिनेट करके सिर्फ अपनी अपर चेस्ट को अच्छे से टारगेट करना होता तो फिर मैं यहां पर आर्च ना करता, पैरों की पोजीशन थोड़ी सीधी रखता एंड वेट भी थोड़ा कम रखता, ताकि मैं ये सारी चीजें असल में कर सकूं। बाकी आप देख सकते हो कि मैं फेलियर तक जाने वाला हूं। जितने हो सके उतने ज्यादा रैप्स मैं करूंगा एंड जब नहीं होंगे तो फिर मेरे जो भाई है वो मुझे थोड़ा सपोर्ट भी देंगे, ताकि मैं थोड़ा सा बियॉन्ड फेलियर जा सकूं। लेकिन मुझे ओवरली ट्रेन करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बस जो वो लास्ट रिपीटेशन था जिसके अंदर मुझे सपोर्ट 100% लेना पड़ा था, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा रेप्स नहीं किए, क्योंकि अगर मैं कोशिश भी करता तो भी मुझे वापस से 100% सपोर्ट लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों ने मिस कर दी होगी, कि ये जो लास्ट रिपीटेशन है, यहाँ पर मैंने अपने भैया के पास से पूरी सपोर्ट ली थी एंड फिर अब मैं खुद के दम पर नीचे जा रहा हूं, वो भी कंट्रोल करके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लास्ट रिपीटेशंस को तुम कंट्रोल करते हो तो फिर चांसेस है कि तुम्हारे मसल्स थोड़े ज्यादा जल्दी बनेंगे। इसलिए इस चीज को कभी भी इग्नोर मत करना। इवन अगर लास्ट रैप ना हो तो भी तुम्हें जो नेगेटिव पार्ट है उसको स्लोली परफॉर्म करना होगा एंड ट्रस्ट मी, तुम जरूर कर पाओगे, क्योंकि जो भी नेगेटिव मूवमेंट होती है वो हमारे लिए थोड़ी ज्यादा आसान होती है कंसेंट्रिक मूवमेंट के कंपैरिजन में। इसलिए जब भी तुम वेट को ऊपर उठा रहे हो, जब भी तुम डंबल को ऊपर उठाते हो, तो फिर वो मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है इसेंट्रिक मूवमेंट के कंपैरिजन में। उसके बाद हम लोगों ने डिक्लाइन बारबेल प्रेस की है एंड ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब से मैंने डिक्लाइन मूवमेंट्स अपने रूटीन के अंदर ऐड करना शुरू किया है, तब से मेरी जो लोअर चेस्ट है उसके अंदर मैं प्रोग्रेस अच्छी खासी देख रहा हूं। एंड वो जो फॉलिंग चेस्ट वाला जो इल्यूजन आता है वो अगर आपको चाहिए हो तो फिर आपको डिक्लाइन मूवमेंट्स करनी होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइजेस के अंदर आप जिस तरह से अपनी लोअर चेस्ट को टारगेट कर सकते हो वैसा टारगेट शायद आपको नॉर्मल मूवमेंट्स में नहीं मिल सकता। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बोल सकता हूँ। इसके पीछे का जो साइंस है वो शायद गलत हो सकता है। अगर तुम सालों से जिम कर रहे हो, एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बॉडी अभी तक अच्छी नहीं बनी है तो फिर चांसेस है कि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वही बेकार का है। अगर तुम्हें अपने स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छा करना हो तो फिर द स्किनी फिट एस्केप ब्लूप्रिंट कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैंने सारी ही चीजों के बारे में
बातचीत की है। स्पेशली अगर तुम स्किनी फैट हो तो फिर ये कोर्स तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्किनी फैट का मतलब क्या है कि तुम जिम में जाते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी बहुत सॉफ्ट दिखती है, चर्बी है जो चर्बी तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो है तुम्हारे ऊपर, एंड ज्यादा मसल्स पुट ऑन करना है लेकिन वो तुम अच्छे से कर नहीं पा रहे हो। ऐसी चीजों के बारे में भर भर के बात की है द स्किनी फैट एस के ब्लूप्रिंट के अंदर। इसको अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को आज ही क्लिक करो एंड आज ही उस कोर्स को देख लेना, ताकि तुम जो भी कॉमन मिस्टेक्स है उसको करना बंद कर सको। तीसरी एक्सरसाइज है केबल फ्लाइज। ये प्रोबेबली मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, क्योंकि इसके अंदर मुझे अपनी पूरी चेस्ट बहुत अच्छी खासी फील होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से केबल फ्लाइज करोगे तो फिर आपकी जो लोअर चेस्ट है वो थोड़ी ज्यादा एंगेज होगी बाकी चेस्ट के कंपैरिजन में। अब टेक्निक देख सकते हो कि इवन दो लास्ट रिपीटेशंस आ रहे हैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो टेक्निक है वो प्रॉपर रहे, एंड जब भी आप ज्यादा पूरे रैप्स ना लगा सको तो फिर आपको इस तरह से पार्शियल रैप्स लगाना है ताकि आप असल में ट्रू फेलियर अचीव कर सको। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मैं बेंच के ऊपर बैठा हूं ताकि मैं अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकूं। जिम के अंदर मेरा एक फ्रेंड आता है, अशरफ नाम है उसका, उसने मुझे ये चीज रेकमेंड की थी, डायरेक्टली रेकमेंड नहीं की थी, मैंने बस देखा था कि वो इस तरह से कर रहा है इसलिए फिर मैंने भी बस एक बार करके ट्राई किया एंड ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। तुम भी इस तरह से बेंच को इंक्लाइन कर सकते हो एंड फिर उसके ऊपर तुम इस तरह से बैठ के केबल फ्लाइज परफॉर्म कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो पहले के कंपैरिजन में जब तुम बस ऐसे ही खड़े खड़े केबल फ्लाइज कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी का फैक्टर कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने पैक फ्लाइज की है, क्योंकि पैक फ्लाइज मैं बहुत टाइम से मैंने नहीं की थी एंड मैं चाहता था कि मैं एक बार ट्राई करूं वापस से। पैक फ्लाइज मुझे इतनी पसंद नहीं है क्योंकि जब भी मैं पैक फ्लाइज एक्सरसाइज करता हूं तो फिर मेरे शोल्डर्स के अंदर कुछ नसें खींचने लगती है। ये शायद सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, लॉजिकल नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है मेरे शोल्डर्स के अंदर, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को इतना प्रेफर नहीं करता। लेकिन आज मुझे बस देखना था कि मैं इसको अच्छे से कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, एंड उसका रिस्पॉन्स है कि हाँ, अगर मैं वेट्स को कम रखता हूँ तो फिर मैं इसको ठीक ठाक वे में परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम पैक फ्लाइज अच्छे से कर सकते हो एंड तुम्हारे शोल्डर्स में कोई भी इंजरी जैसी फीलिंग नहीं आती तो फिर तुम्हें इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करना ही होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। उसके बाद हम लोगों ने स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस लगाए एंड बाप रे, क्या मेरी शोल्डर की स्ट्रेंथ कम है, बहुत कम है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 2 प्लेट्स लगाए हैं, वो भी एक 10 किलो की है एंड एक 5 किलो की। बहुत कम वेट है, सिर्फ 30 किलो है मुझे पता है, लेकिन फॉर सम रीजन ये जो स्मिथ मशीन की एक्सरसाइज है इस बार का वजन कुछ ज्यादा ही है। मुझे नहीं लगता कि ये 20 किलो का बार है, ये कुछ ज्यादा ही भारी होगा। जो भी हो, शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग के दिनों के अंदर अभी रिसेंटली ही शुरू किया। 2025 के एंड में मैंने इस तरह से प्रेसिंग मूवमेंट्स करना शुरू किया है, क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम लोग चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर फ्रंट डेल्ट से ट्रेन होते हैं तो फिर वापस से उनको शोल्डर डे में ट्रेन करने की जरूरत क्या है। इस तरह का मेरा रैशनल था, लेकिन वो कुछ खास काम नहीं आया एंड उसी की वजह से मेरे जो शोल्डर्स है वो थोड़े कम दिखते हैं मेरे आर्म्स के कंपैरिजन में। बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरे शोल्डर्स ज्यादा ह्यूज दिखे मेरे आर्म्स के कंपैरिजन में, इसलिए मैं अपने फ्रंट डेल्ट को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं ताकि मेरे शोल्डर्स की साइज इंक्रीज हो एंड मुझे इसके रिजल्ट्स भी अच्छे खासा दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने लैटरल रेजेस परफॉर्म की, जिसके अंदर मैंने 3 ड्रॉप सेट्स परफॉर्म किए एंड बाप रे, उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो बर्न मुझे फील हो रहा था अपने शोल्डर्स के अंदर, वो बहुत भयंकर था। लैटरल रेजेस एक ऐसे एक्सरसाइज है जो प्रोबेबली हर कोई रेकमेंड करेगा, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे जो शोल्डर्स है वो ज्यादा 3D दिखेंगे, जिसकी वजह से वो सुपरमैन वाला लुक आएगा एंड ऑलमोस्ट हर किसी को वो लुक पसंद होता है। इसलिए लैटरल रेजेस अपने रूटीन के अंदर जरूर ऐड करना। कई सारे अलग अलग तरह की लैटर मूवमेंट्स की जो टेक्निक एंड एक्सरसाइजेस होती है वो तुम परफॉर्म कर सकते हो, लाइक केबल्स के अंदर एंड फिर कफ्स लगाकर, फिर और भी कुछ मूवमेंट्स हो सकती है। लेकिन मैं पर्सनली डंबल्स के साथ थोड़ा ज्यादा करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं केबल्स एंड कफ्स के साथ भी करता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कफ्स के साथ 1-2 बार किया था तो फिर तब मुझे इफेक्ट बहुत अच्छे दिखे थे, इसलिए मैं कफ के साथ भी कभी कभी कर लेता हूँ। एंड इसके अंदर ध्यान रखना कि आपको सुपर हार्ड इन द सेंस सुपर स्पीडी वे में करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको बहुत भारी वजन उठाने की जरूरत है। आपको वेट को नीचे आते समय भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और तो मैं इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इस सेट के अंदर, क्योंकि मैं 3 ड्रॉप सेट परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन तुम कोशिश करना कि इसेंट्रिक के अंदर तुम जितना हो सके उतना कंट्रोल करो, बहुत धीरे धीरे नीचे आने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल करना वो भी काफी रहेगा। बाद में हम लोगों ने बाइसेप वर्कआउट शुरू किया। अब तुम सोच रहे होगे कि पुश वर्कआउट है आज, चेस्ट शोल्डर तो ठीक है, लेकिन बाइसेप्स करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये मेरा वर्कआउट प्लान है, मुझे जिस तरह से पसंद है इस तरह से मैं मसल्स को ऊपर नीचे करता हूँ ताकि मेरा वर्कआउट
ज्यादा एंजॉयबल बन जाए मेरे लिए। तुम्हें अगर अपना पुश वर्कआउट के अंदर ट्राइसेप्स ट्रेन करने हो तो फिर तुम कर सकते हो, बाइसेप्स ट्रेन करने हो तो फिर तुम कर सकते हो, इससे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, इंक्लाइन बेंच बाइसेप कर्ल्स प्रोबेबली मेरे वन ऑफ द सबसे फेवरेट बाइसेप की एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेच भी अच्छा खासा मिलता है एंड इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी मुझे बहुत पसंद है। एंड हाँ, जो पंप आता है बाइसेप के अंदर वो भी भयंकर होता है, इसलिए ये बाइसेप की एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये करता हूँ। तुम भी इसको अपने रूटीन के अंदर जरूर ऐड करना। कोशिश करना कि तुम बाइसेप को इस तरह से ट्रेन करो कि तुम्हारा जो बाइसेप की स्टैंड हो वो लाइक तुम इस तरह से पीछे बैठे हो वैसी मूवमेंट भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंक्लाइन बाइसेप कर्ल्स, बेजियन कर्ल्स, फिर तुम खड़े खड़े बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो, ऐसा भी कुछ रखना, लाइक ईज बार कर्ल्स एंड डंबल कर्ल्स। और फिर तुम आगे की साइड झुके हुए हो वैसी मूवमेंट्स को भी ऐड करना, जैसे कि इंक्लाइन बेंच बाइसेप कर्ल्स, इस तरह से इंक्लाइन बेंच सपोर्टेड बाइसेप कर्ल्स, ऐसा कुछ नाम होगा उसका शायद, एंड प्रीचर कर्ल्स। ऐसी सारी अलग अलग तरह की मूवमेंट्स ऐड करना ताकि तुम्हारा बाइसेप्स अच्छे से ट्रेन हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने हैमर कर्ल्स लगाए, लेकिन वेट कुछ ज्यादा ही भारी था इसलिए मुझे हल्का वेट चूज करना पड़ा एंड आई थिंक मेरे पास हल्के वेट की क्लिप नहीं है, इसलिए तुम्हें यही सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन हाँ, हैमर कर्ल्स का एक नोट दे देता हूं मैं तुम्हें कि हैमर कर्ल्स फोरआर्म्स के लिए एक्सरसाइज है, बाइसेप को वो उतना कुछ खास टारगेट नहीं करने वाली है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाइसेप्स ज्यादा अच्छे हो तो फिर बाइसेप्स की मूवमेंट्स ऐड करना। हैमर कर्ल्स तुम फोरआर्म्स को ट्रेन करने के लिए अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। वैक्यूम पोजिंग, उसके बाद मैंने वैक्यूम की प्रैक्टिस की। वैक्यूम की प्रैक्टिस करना मेरे लिए अभी जरूरी है, क्योंकि जब भी मैं वैक्यूम की प्रैक्टिस करता हूं तब भी मैं अपनी सांसों को अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूं। एंड जब मुझे 2026 में मैं वापस से कंपीट करूंगा ICN के अंदर, WNBF के अंदर, तो फिर तब मुझे वैक्यूम पोजेस हिट करने होंगे ताकि मेरी फिजिक्स ज्यादा अच्छी दिखे। एंड उसी चीज के लिए, उसी कॉम्पिटिशंस के लिए मुझे वैक्यूम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तुम भी हो सके तो फिर वैक्यूम की प्रैक्टिस रोज जरूर करना, क्योंकि अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आगे जाकर तो जब तुम्हारी फिजिक्स अच्छी बन जाएगी तो तुम अच्छे से सारे ही पोजेस को हिट कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।